तो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार है दोस्तों आप सभी का। गुड मॉर्निंग। और चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी सेमेस्टर 2 का क्वेश्चन पेपर। और अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी है, ठीक है, मतलब आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आपको भौतिक भूगोल पढ़ना है, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है, तो आपको काम देगा, चाहे आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में ये पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। 23-27 सेशन वालों को पूछा गया था। ठीक है, और जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, ये झारखंड के एक यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको ज्योग्राफी मेजर पेपर 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी का। अब देखते हैं, 2024 में एग्जाम हुआ था दिसंबर में, और टाइमिंग 3 आवर, फुल मार्क्स 75। अगर 75 मार्क्स का रहता है किसी भी यूनिवर्सिटी में एग्जाम, तो आपको पास करने के लिए 30 मार्क्स लाना होता है। और अगर 100 मार्क्स का एग्जाम होता है तो पास करने के लिए आपको 40 नंबर लाना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं ग्रुप ए। ये आपका ग्रुप ए में 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, उसके बाद फिर आपका 5 मार्क्स वाले हैं। तो सबसे पहले बोला क्या है कि आंसर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आप हिंदी इंग्लिश दोनों में कंफर्टेबल हैं, तो क्योंकि भारत में 90% बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, तो हम हिंदी में ही बात करते हैं जी। ठीक है, क्वेश्चन है द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर वेयर मोस्ट वेदर फेनोमेना ऑक्योर इज नोन एज। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रोपोस्फेयर। पूछा गया है कि वह वायुमंडलीय परत जिसमें अधिकांश मौसमी घटनाएं होती हैं उसे क्या कहा जाता है। जैसे बादल का गरजना, पानी का बरसना, ठीक है, कोहरा बनना, ये सभी जो मौसमी घटनाएं होती है ना, ये किस मंडल में होती हैं? तो ये क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, यह पहला मंडल है, आपको मालूम होगा क्षोभ मंडल, इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, और यह धरती से 13 किलोमीटर की औसत ऊंचाई पे है। 13 किलोमीटर की समुद्र तल से औसत ऊंचाई पे है। ठीक है, औसत ऊंचाई में बोल रहा हूँ। और देखिए, क्षोभ मंडल होता है, इसके बाद समताप मंडल आता है आपका, ये वाला। समताप मंडल के बाद आता है मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद आता है आपका आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल के बाद आता है आपका बहिर्मंडल। याद कर लीजिएगा। ठीक है, 5 गो मंडल होता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, लेनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ओके, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ मोमेंट इज कॉज्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम द मून एंड द सन। ठीक है, यानी कि जो सूर्य और चंद्रमा के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल का कारण है, ये किस प्रकार की गति उत्पन्न करती है। ठीक है, तो हम लोग इसको बचपन में ही पढ़ेंगे, ज्वार भाटा इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टाइड का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ऑप्शन ये 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टाइड्स यानी कि ज्वार। तो ज्वार भाटा अगर आपने पढ़ा हो तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला है विच टाइप ऑफ वेव्स सॉरी वेव which type of weathering occur due to the repeated freezing and thawing of water। ठीक है, तो ये जो वाटर होता है आपका मृदा अपरदन पढ़े होंगे आपने। ठीक है, तो जनरली मैं हिंदी मीडियम का हूं तो इसमें दिक्कत होता है। विच टाइप ऑफ, हिंदी वही पढ़ लेते हैं यार। किस प्रकार की अपक्षय जल के बार बार जमने और पिघलने के कारण होती है। देखिए, जब जल बार बार जमता है और पिघलता है तो उसको हम लोग भौतिक अपक्षय बोलते हैं। कहाँ पे ऑप्शन? रासायनिक अपक्षय है, यांत्रिक अपक्षय है, जैविक अपक्षय है। भौतिक अपक्षय ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग टिक लगाएंगे नॉन ऑफ दीज। ठीक है, नॉन ऑफ दीज वहां पे लिख देंगे, इनमें से कोई नहीं, और साइड में लिख दीजिएगा भौतिक अपक्षय। चलिए, अगला है आपका फिजिकल वेदरिंग, लिख दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है कि हवाओं के जो बहने का कारण है क्या होता है, वायु के बहने का क्या कारण है। ठीक है, व्हाट कॉज विंड टू फ्लो। तो देखिए, हवा के बहने के कारण है वायुमंडल के विभिन्न में क्षेत्रों में दबाव का जो अंतर है। ठीक है, डिफरेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, इसके कारण हमारा एटमॉस्फेरिक जो अलग अलग प्रेशर है, इसी के कारण हवाएं बहती है। ठीक है, वायुमंडल दबाव के अंतर लिख दीजिएगा कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में दबाव में अंतर पाया जाता है। डिटेल में अगर आप लिखना चाहते हैं तो विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में दबाव में अंतर पाया जाता है, इसी के कारण हवाएं बहती हैं। ठीक है, सिंपल सा आंसर। हवा का समीर, पवन ना क्या क्या है पर्यायवाची शब्द, सिनोनिम्स,
अगला है व्हाट क्योज द एल नीनो। तो ये जो फेनोमेनन होते हैं एल नीनो घटना, ये क्यों होता है? ठीक है, एल नीनो की घटना होती है दोस्तों महासागरीय समुद्र तल के समुद्र तापमान अचानक बदलना। डायरेक्ट इसका होगा कि महासागरों में जो तापमान बदलता है उसके कारण अल नीनो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अटलांटिक महासागर दिया है, प्रशांत महासागर दिया है, सूर्य का विकिरण दिया है और ज्वालामुखी गतिविधि। तो देखिए ये इसका राइट आंसर होना चाहिए कि महासागरों में। ठीक है, ज्यादातर प्रशांत महासागर। तो प्रशांत को ही ले लीजिए कि प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान अचानक बदलता है, इसी कारण होता है। ठीक है, हालांकि इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि महासागरों में समुद्र का जो तापमान है इसमें अचानक बदलाव होता है। ठीक है, इसी कारण अल नीनो की घटना होती है। ठीक है, चलिए तो अल नीनो की घटना महासागर लिखिए, प्रशांत महासागर इसमें सबसे बड़ा रोल अदा करता है, तो आप इसी को भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है और इसका आंसर आपको लगभग 100 शब्दों में करना, मतलब एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है अपर्दन और अपक्षय में क्या अंतर है? ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इरोजिन एंड वेदरिंग। इसमें क्या अंतर होता है? ठीक है, किसमें ज्यादा हानि होता है? ठीक है, ये बताना है। और इसमें किस प्रकार की मिट्टी ज्यादा मतलब भारत में प्रभाव पड़ता है? तो आपको पढ़े होंगे तो मालूम हुआ होगा। ठीक है, कि जब अपर्दन होता है, मृदा अपर्दन, तो मिट्टी का कटाव होता है और जब दूसरे जगह जाता है, ठीक है, तो ये नया मिट्टी का निर्माण करती है। ठीक है, जिसको जलोढ़ मृदा बोलते हैं। तो आप लोग डिटेल में लिख लीजिएगा। अगला है आपका क्वेश्चन वलन और भ्रसन में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन फोल्ड एंड फॉल्ट विथ एग्जाम्पल। तो आपको देना है एग्जाम्पल, उसके बाद बताइएगा। ठीक है, वलन और भ्रसन क्या होता है और एक दो वलित पर्वत का नाम दे दीजिएगा। ठीक है, जैसे आपका वलित पर्वत का नाम मालूम है ना, हिमालय। नेक्स्ट है आपका ग्रुप बी। ग्रुप बी देख लीजिए, तो यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन किन्हीं 4 को सॉल्व करना है और 15 मार्क्स वालों में आपको बनाना है कितने पेज में? इसका आंसर आप लोग कीजिएगा, 15 मार्क्स का है तो 3 को खड़ा पन्ना, यानी कि 6 पेज में इसका आंसर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि वायुमंडल के संगठन एवं संरचना का वर्णन करें। वायुमंडल किन किन चीजों से मिलकर बना है? संगठन हो गया, और उसकी संरचना, ठीक है, किन किन चीजों से मिलकर बना है और क्या क्या एक्टिविटीज होता है ये आपको बताना है। ठीक है, डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, फिर ये भी बताना है कि अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन कितना % है? 1 मिनट यार, चलिए मैसेज आया था पोस्ट पेमेंट बैंक से। ठीक है, और आपको फिर मतलब पृथ्वी के अंदर की संरचना बतानी है, साथ में आपको वायुमंडल का भी बता देना है थोड़ा सा। ठीक है, कि हवा में कौन से गैस ज्यादा पाया जाता है, कौन सा, मतलब जितना लिख पाइएगा। ठीक है, डिटेल में। चलिए, ज्ञान का प्रयोग एग्जाम में ही कीजिए ज्यादातर, क्योंकि और दूसरी जगह कहाँ कर पाएंगे एग्जाम और ज्ञानी व्यक्ति के पास, नहीं तो दूसरी जगह और ज्ञान का अवसर नहीं मिलता है आपको। चलिए आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 5 नंबर की प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत को समझाइए। ये जो प्लेट विवर्तनिकी है इसको बताना है और इसी से रिलेटेड आप थोड़ा सा अर्थक्वेक के बारे में बता दीजिएगा, भूकंप के बारे में। ठीक है, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में डिटेल में बता दीजिएगा। मेजर प्लेट्स कितने हैं, माइनर प्लेट्स कितने, इनको भी बता दीजिएगा। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन है निक्षेपण द्वारा तटीय स्थल रूप कैसे विकसित होते हैं बताना है। कि देखिए जब निक्षेपण होता है तो तट, जो समुद्र का तट बनता है, कोस्टल एरिया, वो कैसे बनता है, लैंडफॉर्म, वो बताना है। ठीक है, हाउ आर कोस्टल लैंडफॉर्म्स डेवलप्ड थ्रू डिपोजिशन। तो इसका सबसे बड़ा और अच्छा उदाहरण है आपका विशाखापट्टनम। ठीक है, जो बंदरगाह है, तट है, वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है एक चिन्हित चित्र की सहायता से पृथ्वी के आंतरिक भाग का संरचना का वर्णन करें। तो एकदम मस्त बना दीजिएगा, पेंसिल लेके जाइएगा। ठीक है, अरे यार इधर काहे नहीं चल रहा है, ओ ठीक है, तो आपको एकदम इस तरह से बना देना है, सियाल, सीमा, निफे सब करके। ठीक है, और एकदम
लिख दीजिएगा सियाल, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखिएगा CIAL, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिएगा CI, दैट मीन्स ये होता है, AL जस्ट मीन्स ये होता है एल्यूमिनियम होता है, सियाल, सीमा, निफे, ठीक है, इस तरह से आपको डिटेल में बताना है डेफिनेटली, और मन खुश हो जाएगा। उसके बाद फिर डिस्क्राइब कर दीजिएगा नीचे में, इस तरह से लिख दीजिएगा नीचे में कि उपरोक्त ऊपर दिए गए चित्र के अनुसार नीचे में बताया जा रहा है कि, ठीक है, अपने से बताइएगा थोड़ा सा कि सियाल इसमें इतना परसेंट पाया जाता है, एल्यूमिनियम इतना परसेंट पाया जाता है, सीमा इसमें सिलिकॉन मैग्नीशियम इतना परसेंट पाया जाता है, ठीक है, इस तरह से डिटेल में बता दीजिएगा और फिर बीच में क्रोड छाप दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अगला है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, प्रवाल भित्तियों के निर्माण और उनके प्रकारों की व्याख्या करें, ठीक है। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन एंड टाइप्स ऑफ कोरल रीफ, कोरल रीफ कैसे बनता है, ठीक है, निर्माण और उनका प्रकार। कोरल रीफ सबसे ज्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, तो समुद्री एरिया में पाए जाते हैं। आपका ये क्या बोलते हैं इसको, प्रवाल भित्ति बहुत ज्यादा है यार, यहाँ पे पूरा का पूरा द्वीप थोड़ी बना है, याद नहीं आ रहा, लक्षद्वीप, ठीक है, प्रवाल भित्ति का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लक्षद्वीप आपका, ठीक है। मैं सिविल सर्विस में पढ़ रहा था उस टाइम, अभी तो प्रिपरेशन करना छोड़ दिया हूँ सिविल सर्विस का। तो प्रवाल द्वीप वहां पे बहुत ज्यादा है, अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा डिटेल में। नेक्स्ट देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, प्रवाल तट स्थलाकृति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, ठीक है। तो ये बता देना है कि उनकी जो प्रवाल स्थलाकृति बनती है प्रवाल द्वीप में क्या मेन मेन चीज है, मतलब एक ही क्वेश्चन दो से कनेक्टेड है, देख लीजिए, ठीक है। या समुद्र तल स्थलाकृति के प्रमुख, तो ये प्रवाल वित्तियां भी आ जाती है समुद्र तट के सामने, ठीक है, तो आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं डिटेल में थोड़ा सा, ठीक है। चलिए बहुत सारे जीवों के अवशेष पाए जाते हैं इसमें, बता दीजिएगा। चलिए मैं भूल गया हूँ, और ये हो गया पेपर। और आपको देखिए एग्जाम में जो आप पढ़ लीजिए सबसे पहले 5 मिनट क्वेश्चन पेपर को, ठीक है, उसके बाद टिक लगा लीजिए कि हम ये क्वेश्चन को बनाएंगे, और उसके बाद बनाना शुरू कीजिए, ओके। और एग्जाम से पहले आप घर में प्रैक्टिस जरूर करें सभी प्रश्नों की, और जब आप इतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, तो डेफिनेटली आपसे बहुत सारा क्वेश्चन खुद ब खुद बन जाएगा, ठीक है। चलिए जिनका एग्जाम है ऑल द बेस्ट आप सभी को, और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। ठंडा लगने लगा यार, अब जाके धूप तापेंगे।